सबसे पहले तो एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट समझते हैं, सही है ना। एंटी डेरिवेटिव, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, सही है। प्रिमिटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव इज सफिशिएंट। क्यों एंटी डेरिवेटिव कहते हैं? जैसे आपने कहा कि किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो, जैसे आपने कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव किया और आपका आंसर स्मॉल एफ एक्स आया, तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स अगर आप करोगे तो वो रिजल्ट में कैपिटल एफ एक्स आएगा। समझ में आया कि नहीं? और साथ में एक सी देगा। सी को ही हम क्या कहते हैं, बोलो? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट। सी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज है। अच्छा, इस सी का यूज क्या है और सी आ क्यों रहा है? पहले तो एंटी डेरिवेटिव चीज समझे कि नहीं? मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपने किया और रिजल्ट आपको एफ एक्स मिल गया, तो इस एफ एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको हमेशा एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। मतलब हम हर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो किसी कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है। हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम हर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर वो फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। क्लियर? अच्छा, आप सोच के जरा मुझे जवाब देना कि जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है? स्लोप मिलता है कि नहीं? बोलिए। यस स्लोप सर। मिलता है कि नहीं? यस। हाँ, है ना। अच्छा, जब कर्व्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये सारे सेम स्लोप हैं कि नहीं है? हाँ, है ना। यस तो सर। ये यस। सारे कैसे हैं? सेम स्लोप हैं कि नहीं है? सोच के जरा जवाब देना। अब मुझे जरा जवाब देना, एफ एक्स प्लस सी करो तो इसका स्लोप सेम आएगा कि नहीं किसी भी पॉइंट पे? हाँ है ना भाई? यस सर। इसका किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि एफ यस एक्स सर। प्लस सी करने पर या तो ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलली तो चलता है। तो इसका मतलब इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आपने डेरिवेटिव निकाला होगा और उस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन किया होगा तो रिजल्ट में आपको एफ एक्स प्लस सी तो मिलेगा। दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि यस सर। ये जो है वो पैरेलल कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। उन सारे पैरेलल कर्व्स का डेरिवेटिव सेम होगा कि नहीं होगा? उन सारे पैरेलल कर्व्स का डेरिवेटिव सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। ऑब्वियसली एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इज नॉट कैपिटल एफ एक्स, इट्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। समझ में आया? अब वो बात अलग है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कर्व की बात करें तो आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दें कि भाई हमें एक ऐसा कर्व चाहिए जिसके लिए एफ ऑफ वन हमेशा टू होना चाहिए, तो आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते होंगे। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो पहला कॉन्सेप्ट हमने एंटी डेरिवेटिव में क्या सीखा? पहला कॉन्सेप्ट हमने एंटी डेरिवेटिव में क्या सीखा? कि हम हर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो किसी फंक्शन का क्या होगा? डेरिवेटिव। अगर डी एफ एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। और इस सी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमेशा ऐड होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल कर्व्स के सिस्टम को। यहां तक बात क्लियर हुई? अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले बनाए गए। सबसे पहले क्या बनाए गए? बेसिक रिजल्ट्स बनाए गए। अब बेसिक रिजल्ट्स में क्या है कि मैं आपको एफ एक्स बताता जाऊंगा और यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन लिखता जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले आइए एक्स की पावर एन की बात करते हैं, सही है, जहाँ पे एन की वैल्यू -1 नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दूसरा फंक्शन लो, 1/x की बात करते हैं, मतलब जब n -1 है, सही है। अच्छा, ये वाला x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन ln mod x प्लस सी आता है। ठीक है,
अच्छा तीसरा रिजल्ट आओ, e की पावर x की बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी आता है। चौथा a की पावर x की बात करो, a कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो इसका इंटीग्रेशन a की पावर x बाई ln a आता है प्लस सी। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि इन सारे फंक्शंस का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको पता है। ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ln a कैंसिल, ये आ रहा है तो ऑब्वियसली a की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और ये सारे रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इसके बाद साइन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, और अगर आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बोलो? साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद अगर आप सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो वो टेन एक्स आएगा, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप माइनस कॉस, या सॉरी माइनस हटाओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स ले लो। आप कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? सेक एक्स प्लस, ये सारे एंटी डेरिवेटिव से ही लिख रहा हूं मैं। इसके बाद आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। क्या है? बेसिक रिजल्ट सबको समझ में आ रहा है? बताइए भाई। इसके बाद आइए, अगर आप यस वन सर। अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आप इस रिजल्ट को साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस साइन इनवर्स को आप पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, तो आप इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहीं पे अगर आप वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसी को क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहीं पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे वन अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन को, तो या तो आप इसको सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हो, या आप इसको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हो। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है सबको? बोलिए भाई। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? बोलिए भाई। कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये एक्स की पावर जीरो। जीरो की तरह हो गया ना? ये क्या हो गया? कांस्टेंट मतलब एक्स की पावर जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। वो कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? एक्स से, और फिर प्लस सी आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारे बेसिक रूल हो गए। इसके बाद अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, अगर आपने इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट ले रखा है और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और ये एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाता है, कि कोई भी रियल नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ है ना? इसके बाद अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और फिर आप उसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, तो उनके इंटीग्रेशन के साइन को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। एफ एक्स अलग कर दो और प्लस माइनस जी एक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो ब्रेक हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी कोई भी जनरल रूल उसमें एप्लीकेबल नहीं होता। बोलिए भाई। चलिए पहला आंसर बोलिए। 2x की पावर 9/2 एक्स की अपॉन पावर 9। 7/2 इंटू दिस, तो क्या होगा ये? एक्स की पावर 7/2 प्लस वन अपॉन 7/2 प्लस वन प्लस सी। तो आंसर क्या आएगा? 2/9 एक्स की पावर 9/2 क्या? यस सर। यस सर। सेकंड आंसर बोलिए। क्या हम इसको एडिशन है तो दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं? तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या ये एक्स की पावर 4/4 प्लस एल एन एक्स आ गया? बोलो भाई। थर्ड बोलिए। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हाँ भाई, इसको कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख लें? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और वन यहाँ आएगा, इस वन को लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकते हो कि नहीं? और अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो पहला पार्ट क्या बनेगा?
सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ या ना में जवाब दो भाई। सर स्क्रीन नहीं है। बोलो भाई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर था, इसको 1/sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, और इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो एक से सेक बन गया और एक से क्या बन गया, कॉसेक। सेक और कॉसेक का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होता है ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x आ गया और इसका इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स प्लस सी आ गया। हाँ या ना भाई। अगला आइए फोर्थ। फोर्थ क्या है भाई, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करोगे, 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये साइड 2 बन जाएगा। बोलो भाई, बोलो। अच्छा, 10 स्क्वायर को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या हम इसको 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। हाँ या ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट ही तो करना है। और Yes, इसको हम sir. क्या लिख दें, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दें, और इसको एज ए 2 रहने दें। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्या। Yes, sir. अरे यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं पहले यहाँ पे। तो इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको लिख दो कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साथ में 2 और ऐड कर दो और इंटू डी एक्स कर दो। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा बताओ। ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब तो दोनों डायरेक्ट रिजल्ट आ गए मेरे हिसाब से। बोलो भाई, ये क्या आ गया 10x, ये क्या आ गया कॉट एक्स। समझ में आया फोर्थ क्वेश्चन की नहीं, बताओ। लास्ट आइए फिफ्थ। एक्स की पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे कर रहे हो स्टैंडर्ड रिजल्ट में, एक्स की पावर 4/1 प्लस, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हम इसको -1 +1 करके दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए कि नहीं। ये आएगा x³/3, ये आएगा x, और ये क्या हो गया भाई tan इनवर्स x प्लस सी। हाँ भाई, लास्ट वाला सही कर लीजिए। Yes, sir. जब यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे ना तो x² -1 इंटू x² प्लस 1 करेंगे, फिर ये कैंसिल होगा तो x² -1 बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन x³/3 आएगा और इसका x आ जाएगा, बीच में माइनस साइन बना रहेगा। मैंने ये बोला कि अगर एक फंक्शन f(x) है जिसका इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) प्लस सी है, और इस x की जगह ax प्लस b आया, मतलब लीनियर फैक्टर आया, तो इसके इंटीग्रेशन में सिर्फ 1/a से ही डिवाइड होगा, बाकी सारा इंटीग्रेशन सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं। Yes, बाकी sir. सारा इंटीग्रेशन सेम Yes. रहेगा। ये रिजल्ट ऑलवेज वैलिड है, ऐसा कोई भी सिचुएशन कहीं भी आ जाए तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको किसी भी सब्स्टिट्यूशन को एज्यूम करने या मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे हमें पता होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, सही है। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, ln mod x प्लस 1, लीनियर फंक्शन आ गया ना x की जगह। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 क्या होगा, ln ऑफ 2x प्लस 3 का मॉड डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 2, जो भी x का कोफिशिएंट आएगा ना, नहीं क्या। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2x क्या होगा, अब x का कोफिशिएंट कितना है भाई, तो ये आ जाएगा ln 1 - 2x का मॉड डिवाइडेड बाई कितना भाई, 2. माइनस किसकी वजह से आया, इस 2 की वजह से। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. जैसे मैंने कहा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x प्लस सी। तो अब सोचना e की पावर 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर 4x बाई 4 प्लस सी। ऐसे मैं कहूँ e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा,
e की e की पावर पावर 2x 2x अपॉन प्लस 2 थ्री प्लस बाई 2 प्लस सी। प्लस तो वो जो x का कोफिशिएंट है वही डिवाइड हो रहा है कि नहीं हर बार, बोलो। जैसे मैं कहूँ e की पावर 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस है प्लस सी। यहीं पे e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? यस ये भाई, Yes, sir. तो ये वही Yes, लॉजिक हुआ sir. ना, हमें Yes, sir. स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पता है। जितने भी मतलब स्टैंडर्ड छोड़, जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम आगे बनाएंगे, अगर उसका इंटीग्रेशन हमें पता है और उसमें x को हमने किसी लीनियर फैक्टर से रिप्लेस किया है, सही है ना, तो वो लीनियर फैक्टर की वजह से किससे डिवाइड कर देंगे, 1/a से बस। बाकी इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारा रिजल्ट, सारे फॉर्मूले हम वैसे ही ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर Yes, sir. अब जैसे मान लीजिए आपको Yes. इंटीग्रेशन करना हो x प्लस 1 की पावर 4 का, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? अब ये सोचो, ये x की पावर 4 लिखा होता या x प्लस 1 की पावर 4 लिखा होता, दोनों बातें सेम है, क्योंकि x की जगह ही क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1। अब या तो आप इसको पहले ओपन करो फिर सिंप्लीफाई करो, या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो, x प्लस 1 की पावर 5/5 प्लस सी। हाँ या यस ना, सोच के बताओ। सर x रिप्लेस हो गया x प्लस 1 क्या? सर x रिप्लेस हो गया स्मॉल x नहीं नहीं, वो तो बात सही हो गई ना, क्योंकि हमें पता है x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 5/5। तो यहाँ यस x की जगह ax प्लस b तो आ गया, तो उसके इंटीग्रेशन में सिर्फ a से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, a यहाँ 1 है, तो बस, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये नहीं कि पहले x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट करें और फिर ना, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस जैसे मैं आपसे पूछूं, Yes, sir. जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, भाई साइन 3x है तो x की जगह सिर्फ लीनियर फैक्टर लिखा है कि नहीं, हाँ या ना? x की जगह सिर्फ लीनियर फैक्टर लिखा है कि नहीं, बताओ भाई। Yes, sir. तो सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, Minus cos x, cos 3x like. माइनस कॉस 3x और 3 से डिवाइड कर दोगे प्लस सी। नहीं समझे? सर x का Yes, sir. कोफिशिएंट यस सर। जैसे यहीं पे मैं आपसे सवाल करूं कि e की पावर x इंटू 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? टू ई की पावर एक्स क्या हम अपॉन इसको 2e की पावर x लिख सकते हैं? अब तो ये सीधा वही लीनियर फैक्टर a की पावर x आ गया, हाँ या ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यस 2e सर। की पावर x और होल डिवाइडेड बाई ln 2e प्लस सी। हाँ या ना में जवाब यस दो सर भाई। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई। चलिए, अब यहीं पे मैं आपसे सवाल करूं कि सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। और कॉस ऑफ 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, सेक स्क्वायर 4x और कॉस स्क्वायर 2 माइनस 3, कॉस 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन बताओ भाई। सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन क्या 10 4x बाई 4 होगा, Yes, sir. और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस सी। -3 यस कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। तो लीनियर, दो लीनियर का रेशियो हो तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका हुआ कि नहीं, बताओ भाई। जैसे समझ में आया कि नहीं भाई, दो लीनियर का रेशियो हुआ तो इसी को क्या किया, या हम ऐसे कहें x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो, हाँ या ना, तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। या x प्लस 1 यहाँ जनरेट कर लो और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, दोनों रास्ते हैं कि नहीं। अभी हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो दूसरा मेथड देख लेंगे, बट वो जनरल तरीका है। समझ में आया कि नहीं? जैसे अब यहीं पे मान लो आपको सॉल्व करना होता 3x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 2 इंटू डी, तो क्या करते? सही है। अब हम क्या करते, सबसे पहले 3 कॉमन करके 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते, तो ये 5x प्लस 1 बन जाता। अरे हाँ या ना जवाब दो है। 5x प्लस 5/3 अपॉन 5x माइनस 2,
एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। सबसे पहले यहाँ से 3 कॉमन करते, फिर 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। बोलो भाई। अब यहाँ पे -2 और चाहिए, तो 3/5 और कर लेते, हाँ या ना। तो ये बन जाता 5x - 2 अपॉन 5x - 2 इंटू डी एक्स। बोलो भाई, नहीं समझ रहे हो। और 3/5 तो साथ में था ही, और साथ में यहाँ क्या आ जाता 5/3 + 2 अपॉन 5x - 2 इंटू डी एक्स। अब इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते, तो एक हो जाता 3/5 x, और एक क्या हो जाता 6 + 5 11/5, और साथ में एक और 5 मल्टीप्लाई होता, और ln mod 5x - 2 + c। चेक करिए जरा इंटीग्रेशन।